हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सोल में। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। वो है दोस्तों वित्त आयोग। एक ऐसा टॉपिक जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी दोनों के कॉन्सेप्ट मिश्रित रूप से शामिल होते हैं। इसकी रिकमेंडेशन इसी साल से लागू हुई है। इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आगामी 3 परीक्षाएं यूपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जो भी एक दिवसीय एग्जाम होंगे उन सब में इसके डायमेंशन 100% आने हैं और प्रश्न इससे आना ही आना है, इसमें कोई डाउट है नहीं। इसको होलिस्टिक वे में पूरा टॉपिक को हम देख लेंगे समझ करके, ठीक है। चलिए चैनल को लास्ट तक इसको देखिए वीडियो को, और चैनल पर जाकर पूरा प्लेलिस्ट हमने करंट अफेयर बना रखा है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। बुक रिव्यू के आधार पर हमने पूरे करंट अफेयर का प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखा है। इसमें स्टार्टिंग में हम इसके कुछ इंपोर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। वनडे एग्जाम के लिए भी सब फैक्ट इन्फॉर्मेशन रखी गई है, साथ ही साथ एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन से प्रश्न कहां से बनेंगे वो बताएंगे, और उसके बाद वीडियो के अंतिम भाग में हम कुछ प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे। उन पर विशेष रूप से देखिएगा क्यों डायमेंशन किस तरह से प्रश्नों का बनता है, किस तरह से जो है बोर्ड प्रश्नों को रखता है, आप वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी सारी जो है स्पष्टीकरण आपको वीडियो के अंत तक प्राप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहली बात आ जाती है फाइनेंस कमीशन। देखिए इसको आते ही आपके दिमाग में कोई भी नई चीज पढ़ रहे हो, फाइनेंस कमीशन हो या कोई भी चीज हो, आपको ये पता चलना चाहिए आखिर ये चीज है क्यों का जवाब आपको मिल गया, आधी चीजें में क्लियर हो जाती है। ये फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की बात है, ठीक है दोस्तों। यहाँ बनाने की आवश्यकता क्यों है दोस्तों? सबसे पहली बात, मान लीजिए आपके घर में कमाने वाले आपके पिताजी हैं। पिताजी यदि काम नहीं करते हैं, पूरी फैमिली माता पिता दोनों काम करते हैं, ठीक है। अब पिताजी अपने एक्सपेंसेस किस तरह से करते हैं, ठीक है। आपकी बहन है या भाई है, आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं, ठीक है, आपको कुछ पैसे खर्चे के लिए मिलते हैं, तो किस तरह से उनका वितरण होता है? क्या समान रूप से वो दोनों को बराबर बराबर देते हैं कि मैं आपको 3000 दूंगा, आपको 3000 दूंगा मंथली खर्च करने के लिए, या बहन को ज्यादा पैसा दिया जाता है, भाई को कम पैसा दिया जाता है, बहन को कम और भाई को ज्यादा पैसा दिया जाता है? या तीसरी स्थिति, उसी फैमिली में एक बच्चा बाहर कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा घर पे है, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे को फैमिली 10,000 रुपए पर मंथ अरेंज करके देती है, और जो घर पे बच्चा है उसे 3,000 ही मिलते हैं। तो आपका जो पैसा है उसकी किस सेक्टर को आपको प्रायोरिटी देनी है ताकि आपका विकास आगे बढ़े, यही सब चीजें डिसाइड करता है वित्त आयोग। जैसे एक फैमिली डिसाइड करती है, जैसे एक फैमिली उस बच्चे को जो आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया या इलाहाबाद गया या किसी अन्य स्थान पर कर रहा है, तो उसके लिए 10,000 रुपए महीने अरेंज कर देती है। वही फैमिली घर पर रहने वाले बच्चे के लिए 2-3,000 दे रही है। डिफरेंशिएशन कर रही है दोनों के बीच में, लेकिन ये भी युक्त डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये तर्कसंगत डिफरेंशिएशन है, क्योंकि आगे चल के अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है पूरी फैमिली का जन्म कर जाएगा, ठीक। इसी तरह से किन किन आधारों पर ये पैसा जो देश का इकट्ठा हुआ, पूरे देश से पैसा मान लीजिए आ गया, टैक्सेशन के थ्रू पूरे देश से पैसा इकट्ठा करके, टैक्स के थ्रू, किसी से फीस के थ्रू, इस तरह से मान लीजिए एक हब बनेगा ये पैसे का। अभी पैसा बांटा कैसे जाएगा, इस बात के लिए हमने गठन कराया था दोस्तों वित्त आयोग। ये वित्त आयोग तत्कालिक परिस्थितियों में ये देखता है कि इसकी आवश्यकता किस सेक्टर को है, कितनी है और कैसे इसको बांटना चाहिए, ठीक। और बांटने के क्रम में हमें यह भी देखना चाहिए किसी के साथ अन्याय ना हो जाए, और किसी के साथ अन्याय ना हो जाए और किसी को अनायास ही ना मिल जाए। ऐसा नहीं है फैमिली में, मान लीजिए जॉइंट फैमिली रह रही है, उसमें ऐसा कभी किसी के साथ ना हो कि यदि कोई दिव्यांग हो जाए, दिव्यांग पैदा हो जाए, तो क्या उस दिव्यांग व्यक्ति को फैमिली बिल्कुल छोड़ देती है? नहीं ना, उसको साथ लेके चलती है। कुछ इसी तरह की मांग हमारे देश में उठने लगी कि दक्षिण भारत के राज्य कहने लगे कि हम लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, हर चीज में हम लोग इकोनॉमी जनरेशन कर रहे हैं, हम लोग अपने यहाँ पे अपनी जनसंख्या को घटा रहे हैं, और ऊपर वाले राज्य यूपी बिहार जैसे राज्य जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको ग्रांट ज्यादा मिल रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। एक फैमिली में सबके लिए सबको लेके चलना पड़ता है। इस तरह भारत एक फैमिली है, उसमें सबको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको पूरा ग्रांट दे दिए, सबसे ग्रांट लो, इकट्ठी करो। अब ये ग्रांट बटेगी कैसे, बस इसकी कहानी दोस्तों वित्त आयोग मोटा मोटी क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न कहां से बनेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं कि वित्त आयोग का जिक्र क्या संविधान में है दोस्तों। बेशक संविधान में इसका जिक्र है, आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र है दोस्तों। देखिए रिसेंटली कौन से की बात इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है दोस्तों, ये 15वां वित्त आयोग जो है रिसेंटली बना है, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर एन.के. सिंह, ठीक है, मिस्टर एन.के. सिंह जी इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। इसके रिकमेंडेशन 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चलेगी। 5 साल के लिए इसका गठन होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए इसका गठन होता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए
अब देखिए इसके जो सचिव हैं दोस्तों वो अरविंदो मेहता हैं। यहां से प्रश्न मिल सकता है क्योंकि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एनकेसी एनकेसी एनकेसी। क्यों? क्योंकि बेशक इसकी रिकमेंडेशन अब लागू हुई है, लेकिन इसका गठन तो पहले ही हो चुका था। इसका गठन पहले ही हो चुका था, इसकी रिकमेंडेशन अब लागू हुई है। जिस तरह से इसकी रिकमेंडेशन चलेगी तो तकरीबन मान लीजिए 2023 में एक वित्त आयोग का गठन हो जाएगा, 16वें वित्त आयोग का। उसके जो अध्यक्ष होंगे उससे प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपके लिए कि भाई एनके सिंह जी हैं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सबको पता है, प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे आ जाओ, इस पोर्शन पर भी थोड़ी देर बात करेंगे। पहले इधर आ जाते हैं कि आखिर इसने बंटवारे को दोस्तों कैसे करा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसने इतना बड़े युक्त संगत चीज को लिया है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। देखो इसने 2011 की जनसंख्या को कंसीडर किया, उसके आधार पर कहा कि देखो पैसे देने में कैसा करेंगे कि हम अगर एक चीज देते हैं तो उसमें 15% वेटेज जनसंख्या का रखेंगे, तो जो देश जनसंख्या, जो राज्य जनसंख्या में जितना आगे उसका 15% एडवांटेज रहेगा। चलो दूसरा एरिया को दे दिया। अब देखिए राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा, पॉपुलेशन कम, तो फिर क्या किया जाए, बोले इसके साथ में अन्याय नहीं होगा, इसको भी मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ वन और पारिस्थितिकी। देखिए वन और पारिस्थितिकी का संरक्षण करना और उसको बनाए रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है आज, इसको भी उन्होंने एडवांटेज दिया। बोले देखो 10% इसको भी देते हैं। ठीक, सबसे बड़ा किसको दे दिया दोस्तों, आय का अंतर, इनकम डिफरेंशिएशन को 45% दे दिया दोस्तों, आय का अंतर। ठीक, और देखो कर और राजकोषीय प्रबंधन, कौन सा राज्य कितने अच्छी तरीके से कर का इंप्लीमेंटेशन करके उससे पैसा निकाल ले रहा है और अपने बजट को किस अच्छी तरीके से लेकर चल रहा है, उसको भी उन्होंने प्रोत्साहन राशि दी 2.5% का एडवांटेज। ठीक, और जनसंख्या के आधार पर 12.5% जनसांख्यिकी, इसको देखो ये है जनसंख्या प्रबंधन। जो नीचे वाले राज्य बहुत ज्यादा रो रहे थे, नीचे वाले इन द एस्पेक्ट ऑफ ये साउथ, ये कह रहे थे कि साहब देखिए हम जनसंख्या को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, अच्छी अच्छी नीतियां अपने लागू कर रहे हैं और फिर भी हमको घाटा हो रहा है, ज्यादा जनसंख्या वाले लेके चले जा रहे हैं। इसको मामला खत्म कर दिया, बोले आपको 12.5% का वेटेज देते हैं। समझ रहे हैं, टेक्निकल में नहीं जाएंगे कि साहब वेटेज किस तरीके से देंगे। ठीक है, अब देखो इसको 12.5% का एडवांटेज है, इसको 2.5% का एडवांटेज है। कहने का मतलब ये देख लो, जैसे रेवेन्यू 3.5, जैसे 100 रुपया कहीं से आया, 100 रुपया कहीं से आया, वो 100 रुपए का जो ग्रांट है वो हमको देनी है इस बेसिस पे, जनसंख्या के बेसिस पे हमको 100 रुपए की ग्रांट देनी है। ठीक, तो जो राज्य जनसंख्या में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको 12.5% वेटेज रहेगा। कौन का 12.5% अलग निकाल दो, 12.5 निकाल दिए। बोले अब क्या बचता है, अब जो भी बचा 86.5 ये बचा, बोले अब इसको बराबर बराबर बांट दो सब में। तो ये जो 12.5% अलग से जो मिला है ये अच्छे काम करने के लिए मिला है। ठीक है, ताकि समानता तक हो जाए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कई आपसे पूछे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों, एक तो ये रहेगा, एक ये रहेगा, क्योंकि ये सबसे हाईली शेयर लेकर के बैठा है। और जो एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से ये देखिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए वन को भी 10% करने को दिया है। ठीक है, आगे देखो इस बार स्टेट को 41% शेयर का इन्होंने बात कही है, रिकमेंडेशन दिया है। देखो जैसे केंद्र के पास 100 रुपया आया, 100 रुपया आया, बोले 100 रुपया में से आप 41 रुपया डायरेक्ट स्टेट को दे देंगे, बांट देंगे स्टेटों में, राज्य को दे देंगे। बाकी आपके पास जो बचता है इतना रुपया, इसमें आप वेलफेयर स्कीम चलाइए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाइए, इत्यादि इत्यादि इन सब चीजों पे आप खर्च कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो अब यहाँ पे कंपेरिजन आपसे पूछा जा सकता है कि 14वें वित्त आयोग में ये सब चीजें क्या थी। तो 14वें में दोस्तों 42% था, 1% घटा दिया गया है एडवांटेज। देखिए 42% था 14वें वित्त आयोग में ये चीज। ठीक, राजकोषीय घाटे को भी उन्होंने बोला है 3.5% तक आप लेकर के आइए, कैसे भी करके, ये बहुत जरूरी है, तभी जो है हमारा सतत विकास हो सकेगा। ठीक, ये टेक्निकल टर्म हमने समझ ली है कैसे कैसे है। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें जो प्रश्न
पीसीएस में बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। आईएएस में प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा दोस्तों। पीसीएस में और वनडे एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न के लिए अब आप बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाइए और 100% अपना फोकस कीजिए। देख, सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी। ठीक, केसी नियोगी जी पहले हैं, याद रखना पड़ेगा। आगे आ जाओ। 15वें के कौन से हैं? एनके सिंह जी। ठीक है, एनके सिंह जी सबको याद होंगे। 14वें वित्त आयोग के वाई बी रेड्डी साहब हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उससे पहले 13वें वित्त आयोग के विजय केलकर जी हैं। 12वें वित्त आयोग के सी रंगराजन जी हैं। 11वें वित्त आयोग के ए एम खुसरो जी हैं। 10वें वित्त आयोग के केसी पंत जी हैं। ठीक है, देखो अभी इससे करंट अफेयर्स का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी स्टैटिक में यह प्रश्न पूछ लिया गया। जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर का पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया गया। बताइए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? सी रंगराजन जी। आपको याद नहीं कर रहे, गो थ्रू हो जाइए। अगर आप एक बार गो थ्रू हो गए इनसे तो दोस्तों होगा ये कि चीजें आप पेपर में अंदाजा लगा पाएंगे। अभी देखिए एक प्रश्न बना दिया जाए आपसे, प्रश्न बना दिया जाए, बोला जाए कि निम्न में से कौन सा वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? ठीक, ऑप्शन देखिए दोस्तों, के सी पंत, के सी नियोगी, ठीक, रंगराजन, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, निम्न में से कौन सा वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? प्रश्न आपके सामने में, बताइए कौन नहीं रहा है? केसी नियोगी जी, केसी पंत जी, या रंगराजन जी, या प्रणब मुखर्जी जी। अभी तो आपके सामने आंसर है तो आप तुरंत बता देंगे। पेपर में जब बैठोगे ना तो होगा ये कि आप ये देखोगे, जो आम 90% स्टूडेंट देखता है उसको याद नहीं होता है कि देखो केसी पंत और केसी नियोगी खेल यही हो रहा है, दोनों में केसी केसी है। बोले इसी में से कोई ये गलत होगा तो लास्ट में क्या करेगा? स्टार्टिंग में उसको छोड़ देगा और लास्ट के लिए छोड़ देगा। लास्ट के 10 मिनट बचेंगे और अगर हमारे प्रश्न 90 हो रहे हैं तो छोड़े नहीं, एक और बढ़ जाए तो लास्ट में इसको मार के इसमें कोई चला जाएगा और नंबर लेके नहीं दे के आएगा दोस्तों। इसमें प्रणब मुखर्जी सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही अध्यक्ष रहे हैं, केसी नियोगी जी रहे हैं और केसी पंत भी रहे हैं। इस वजह से सही नॉलेज होना बहुत आवश्यक है, तुक्के के लिए सही नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अनायास तुक्का नहीं मारेंगे आप प्रश्न, अभी एग्जाम आ रहा है, बिल्कुल अनायास तुक्का आपको नहीं मारना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं फटाफट फटाफट। इसका गठन कौन करता है दोस्तों? बताइए, पॉलिटी का प्रश्न है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति महोदय इसका गठन करते हैं। अच्छा, इसकी स्थिति क्या है दोस्तों? तो एक बात याद रखिए, ये 5 सदस्यीय बॉडी होती है, 5 सदस्यीय, इसमें कुल मिलाकर 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसका ये स्वरूप होता है। ठीक, इसकी स्थिति कहां बताई गई दोस्तों? तो ये संवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? संवैधानिक। संविधान में इसका जिक्र होता है उसे संवैधानिक कहा जाता है। संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। ठीक है, अच्छा कुछ और देखिए कि 14वें वित्त आयोग का गठन 2015 और 2015 से लेकर 20 तक के लिए हुआ था। क्या ये बात सही है या गलत है? स्टेटमेंट 2, राज्यों के लिए 42% का शेयर दिया गया था। क्या ये बात सही है या गलत है? दोनों ही बातें सही है दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल आप कर देंगे। ये अपनी रिपोर्ट कैसे सबमिट करता है बताइए? चलिए इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, बाकी हम इसका सही आंसर आपके लिए भेज देंगे। इसी तरह के वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि जो है डायमेंशन हमारा बढ़े और जहां तक हमारा जो उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच को होना और बढ़िया कंटेंट हर स्टूडेंट की पहुंच में होना, उसको आप साकार कराने में हमारा सहयोग करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।